वेलकम टू नेशन इन्फो हब। आजकल भारत में मदरसों पे बहस छिड़ी हुई है। मदरसे को आजकल जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा आसाम और उत्तर प्रदेश में देखा गया है। कई सारे मदरसे पर बुलडोज़र चलाया गया, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है और साथ ही उस मदरसे का ताल्लुक किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम आपको ये बताते हैं कि मदरसा क्या है। दरअसल मदरसा एक अरबी लफ्ज़ है, अरबी टर्म है, जिसको इंग्लिश में अगर उसका तर्जमा करें तो ये आप कह सकते हैं स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से उसका तर्जमा हो सकता है। अगर इसी का तर्जमा हिंदी में करें तो पाठशाला, विद्यालय वगैरह कहा जा सकता है। लेकिन आज के दौर में आज की हुकूमत और उसके जो है प्रवक्ताओं ने एक मदरसे की डेफिनेशन अपने हिसाब से अलग पेश कर दी है। यानी मदरसे को ऐसा पेश करने की कोशिश किया गया है मदरसा जैसे एक आतंकवादी संगठन का अड्डा हो, ऐसा बना के इस तरीके के पेश करने की कोशिश की। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है और उनको डराकर वोट बैंक बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आसाम और उत्तर प्रदेश में मदरसों पे लगातार बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आए दिन बीजेपी के बड़बोले और भड़काऊ नेताओं की तरफ से मदरसे को बंद करने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। ये वही मदरसा है जिन्होंने आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। ये वही मदरसा है जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई अंग्रेज़ों के खिलाफ और इस मुल्क को आज़ादी दिलाया। ये वही मदरसा है जिसने सबसे ज़्यादा उन मदारिस के उलमाओं को कुर्बानी दी गई और उनको तोपों का निशाना तक बनाया गया। और उन उलमाओं की कुर्बानी को चाह कर भी कोई नहीं भुला सकता, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी में अपना रोल अदा किया है। दरअसल मामला ये है कि 2014 के बाद से जब बीजेपी गवर्नमेंट हुकूमत में आई है, सत्ता में आई है, उस वक्त से लेकर अब तक किसी न किसी तरीके से मदरसे को या अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में, जिन राज्यों में बीजेपी की हुकूमत है उन राज्यों में मदरसों को ज़्यादातर निशाना बनाया गया है। जैसा मैंने बताया कि आसाम, उत्तर प्रदेश और भी दूसरे राज्य हैं जहां मदरसों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जिस तरीके के इल्ज़ाम मदरसे पे लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि उन मदरसों में जो है आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। दरअसल उन मदरसों में सिर्फ़ और सिर्फ तालीम दी जाती है, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं, सिर्फ वही दी जाती है उन मदरसों में। इसके अलावा उन मदरसों में और कोई सी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इन मदारिसों में बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाता है और आलिम बनाया जाता है और बस इसी बात से यहाँ की गवर्नमेंट को तकलीफ़ है कि जिसकी वजह से ना जाने वो क्यों परेशान है। वो बच्चे वो जो किसी वजह से माली हालत उसकी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो मदरसे का रुख करते हैं और वहाँ वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, वहाँ वो शिक्षा हासिल करना चाह रहे हैं, उसको भी ये सरकार बंद करना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि उन मदरसों में सिर्फ अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम दी जा रही है, नहीं। आजकल ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जो एफिलिएटेड है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से और वहाँ पे जो है बोर्ड के भी एग्ज़ाम होते हैं, 10th और 12th तक की तालीम भी दी जाती है। उसके बाद बच्चे वो तालिब इल्म उस मदरसे से निकलकर दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अब तक हमने आपको बताया कि मदरसे में किस तरह की तालीम दी जाती है और वहाँ किस टाइप के बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए पहुँचते हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी होती है। अब आगे हम आपको बताते हैं जो असल हमारा मुद्दा है, जिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके की सियासत हमारे मुल्क में हो रही है और किस तरीके से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी सियासत की रोटी सेकने की कोशिश की जाती है। पिछले 1 महीने में असम के अंदर 3 मदरसों को ज़मीन में मिला दिया गया है। ये स्टेट दरअसल बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ पे बीजेपी
हुकूमत में है, और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमत में है वहाँ इस तरीके के कोई न कोई इक़दामात उठाए जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि इन मदरसों में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसकी वजह से हमने इस पे बुलडोज़र चला दिया। लेकिन ये मामला बिल्कुल गलत है। अब तक इस तरीके के कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने 29 अगस्त को एक बयान जारी करते हुए और ये कहा कि इन मदरसों में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंकी ट्रेनिंग का हब भी बताया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पिछले 2 सालों से मदरसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी वजह से असम सरकार ने मदरसों को जो अनुदान राशि मिलता था वो भी बंद कर दिया। एक रिपोर्ट से ये भी मालूम चला है कि उन मदरसों को अनुदान राशि बंद होने से तकरीबन 800 मदरसे बंद हो गए। अब जो मदरसे बचे हैं वो प्राइवेट मदरसे हैं। ये वो मदरसे हैं जो किसी ख़ास इंसान से नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग उसको थोड़ा थोड़ा चंदा देते हैं और उससे ये मदरसे चलते हैं और वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। असम में तीसरे मदरसे जिसको बुलडोज़र के हवाले कर दिया गया, उस मदरसे में तकरीबन 200 स्टूडेंट एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन पहले कहा जाता है मदरसे को नोटिस थमाया गया और अगले दिन उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई। असम के जिस मदरसे को गिराया गया, जो 2 मंजिला इमारत थी जिसको गिराया गया, उससे जुड़े 37 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहाँ के एसपी ने ANI को ये भी बताया कि जो मदरसा बनाया गया था, ये जो इमारत थी वो गैर कानूनी थी। एक तरीके से जो PWD के दिशा निर्देश के मुताबिक होना चाहिए था वैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो इमारत इंसान के रहने के लिए ख़तरे से खाली नहीं था, इसलिए उसको बुलडोज़र से गिरा दिया गया। इस तरीके की बातों से ये साफ समझ में आता है कि इससे पहले भी सरकार ने कई बार उन मदरसों को दहशतगर्द का अड्डा तक बता दिया है। इससे ये समझ में आ रहा है वो तालिबे इल्म जो मदरसे में जाकर तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनको तालीम से दूर करने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। ये सरकार की मंशा है जो साफ साफ नज़र आ रही है। अब उन मदारिस को ये चाहिए कि एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करे, उस तरीके से अपने मदारिस को बचाए। एक मैं मजमून पढ़ रहा था, बुरहानुद्दीन कासमी साहब जो डायरेक्टर है मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के, उन्होंने ये मजमून लिखा और उसमें उन्होंने लाहिया अमल बताया कि किस तरीके से मदरसे को अपने को बचाना चाहिए और क्या तरीक़े अपनाने चाहिए। मैं उनके ज़रिए से बताए गए कुछ अहम पॉइंट को बता देता हूँ कि क्या तरीक़े कार अपना सकते हैं। बुरहानुद्दीन साहब ने कहा कि पहली कोशिश हमें ये करनी चाहिए, जो मदरसे हैं उनको किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, और साथ ही वो मदरसा जिसमें 20 तालिबे इल्म, 20 स्टूडेंट और 3 उसातिज़ा हो, उस मदरसे को किसी दूसरे मदरसे के साथ जम कर देना चाहिए, उस दूसरे मदरसे के साथ मिला देना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो भी मदारिस है उसको अपना एक करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। जो भी आप खर्च करते हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक से करें, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने जो पैसे आपको मिले हैं जिस चंदे के शक्ल में, उसका कहाँ और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि हर मदरसे को ITR फाइल करना चाहिए। बुरहानुद्दीन कासमी साहब ने अपने मजमून में एक चीज़ और भी बताया कि मदरसे को, क्योंकि जो भी मदारिस है उनका फॉर्म अक्सर व बेशतर उर्दू में होता है। उन्होंने कहा जिस रियासत में आप हैं, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ की जो ज़ुबान है, कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उस ज़ुबान में भी आप फॉर्म निकालें। साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर्म भरते वक्त, दाखिला देते वक्त उनका जो है आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड उनके फॉर्म के साथ मुंसलिक करे, उनको जोड़े, ताकि बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी आर्टिकल में बुरहानुद्दीन कासमी साहब ने यह भी कहा कि जब आप किसी भी उसातिज़ा या मुलाजमीन को हायर करें तो आप पहले उसका क्लियरेंस पुलिस से करवा लें। जब वो क्लियर कर दे, उसके सारे मामला ठीक है, उसके ऊपर कोई भी मामला दर्ज नहीं है, तब उसके बाद आप उसको अपने यहाँ मुलाजिम के तौर पर रखें। इस तरीके से इस मजमून में उन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं जिसके ज़रिए से बताने की कोशिश की गई कि ये लाहे अमल अपना सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे बुरहानुद्दीन कासमी साहब ने अपने मजमून में
मदारिस का माली निज़ाम और इस्लाहात। आगे इसी मजमून में उन्होंने कहा कि वाज़ेह रहे कि मुसलमानों का कोई भी काम, यकीनन हम सब जानते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में चाहे आप कोई सा भी काम, चाहे वो समाजी हो चाहे मजहबी हो, कोई सा भी प्रोग्राम करवाना चाहते, उसके लिए आपको एक स्मॉल छोटी सी रकम इकट्ठा करनी पड़ती है और जिसके ज़रिए से आप उस प्रोग्राम को कर पाते हैं। तो उन्होंने इसमें कहा कि दुश्मन जो फासिस्ट ताकत है उनको ये मालूम है कि इस मदारिस को कहाँ से पैसे मिल रहे हैं। उनको ज़कात, सदक़ात, अतकियात, इन सब के ज़रिए से पैसे मिल रहे हैं और इसी से वो मदारिस अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं। इसीलिए वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो फासिस्ट ताकत है वो माइक्रो प्लानिंग के ज़रिए आपके जो है आमदनी का जो सोर्स है, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, उस पे ही ज़र्ब करने की कोशिश कर रही है, उस पे ही चोट लगाने की कोशिश कर रही है ताकि आप कमज़ोर हो जाए और आप अपने मकसद में, आप अपने इदारे को रन न कर पाए। इसके लिए भी बुरहानुद्दीन कासमी साहब ने 10 पॉइंट बताए हैं। मैं उसमें से चंद अहम पॉइंट बता दूंगा, बाकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें बुरहानुद्दीन साहब ने ये बताया कि कोशिश ये करनी चाहिए, हर घर से कुछ न कुछ तय कर देना चाहिए कि आप 10 रुपये, 20 रुपये या एक मुट्ठी चावल या थोड़ा सा अनाज दें। दूसरा पॉइंट इसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो मुफ्त तालीम का निज़ाम है जो हम मदरसे में दे रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ माहाना फ़ीस तय करनी चाहिए। हो सकता है कि आप माहाना फ़ीस 50 रुपये, 100 रुपये तय कर सकते हैं। आज के दौर में इतना करना तो आसान ही है। उन्होंने उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि 100 रुपये, 50 रुपये। उन्होंने कहा कि माहाना फ़ीस तय कर देनी चाहिए। मुफ्त तालीम आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकता है। साथ ही इसमें उन्होंने ये भी बताया कि आपके यहाँ जो मुलाजमीन है, जो उसातिज़ा है, उनको कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, इसकी खबर जो है कमेटी के ज़िम्मेदारान को और जो ट्रस्ट है उनको भी होनी चाहिए। इस मज़मून में उन्होंने ये भी बताया कि चंदा जहाँ से मिल रहा है उनका आपके पास एड्रेस भी होना चाहिए। आप हम बखूबी जानते हैं कि एड्रेस किस लिए होना चाहिए, क्योंकि आज की गवर्नमेंट अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी तरीके से आपके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम आयद कर सकती है। इसलिए अगर आपके पास प्रूफ रहेगा, आपके पास एड्रेस रहेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि हमें चंदा इस जगह से मिला है, हमने इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया है, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। बाकी कुछ पॉइंट है जो रह गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे पढ़ सकते हैं। बुरहानुद्दीन साहब ने इसी मजमून में उन्होंने तालीमी निज़ाम को लेकर भी कुछ चीज़ें पेश की, कुछ अहम पॉइंट उसने बताया और उसमें उन्होंने ये हर मदारिस को कहा कि NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसके तहत आप अपने जो आपके पास निसाब है, जो सिलेबस है, उसमें तब्दीली करें और वक्तन फ़ौक्तन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है, कुछ मजमून बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल करें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप अपने बच्चों को मदारिस में तालीम देते हुए, जैसे हिंदुस्तान में कई सारे बोर्ड है जो ओपन से बच्चों को 10th 12th करवाती है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन, उन्होंने अपने इसमें NIOS, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन कहा जाता है, उसका भी जिक्र किया है कि वहाँ से भी अपने बच्चों को रजिस्टर करें और ओपन एग्ज़ाम देकर उनको 10वीं और 12वीं भी साथ ही साथ करवाएं। साथ ही इसमें बुरहानुद्दीन साहब ने यह भी कहा कि तमाम छोटे बड़े प्राइमरी स्कूल में सूबाई निसाब को शामिल किया जाए। इसी मजमून में बुरहानुद्दीन कासमी साहब ने मदारिस का निज़ाम तालीम के पॉइंट में एक अहम पॉइंट जो उन्होंने पेश किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा UEE, अब आपको जानना चाहिए UEE है क्या। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, दुनिया भर के प्रोग्राम है इसमें, यानी एक प्रोग्राम नहीं है, दुनिया भर के बहुत सारे प्रोग्राम इसमें शामिल है। इसके मातहत बुनियादी तालीम को आम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और इसीलिए ज़रूरी है जो भी मदारिस है वो अपने आप को UEE, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन से अपने आप को जोड़े। बुरहानुद्दीन कासमी साहब ने निज़ाम तालीम में ये एक अहम पॉइंट बताया है, जो मदारिस है अपने आप को इससे जोड़ के अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। इस मजमून में उन्होंने एक अहम पॉइंट ऐड किया है, हर मदरसे में मुकामी ज़ुबान के साथ साथ बुनियादी अंग्रेज़ी को ज़रूरी तौर पर शामिल किया जाए। ये भी एक अहम पॉइंट उन्होंने इसमें शामिल किया है। इसके लिए भी उन्होंने 10 पॉइंट अपने मजमून में पेश किए हैं। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
ने यह भी ऐलान किया है कि वो सभी मदरसों का सर्वे करवाएगी। सरकार के इस फैसले पर पहली बार रद्द अमल देते हुए दुनिया की मशहूर तालीमगाह दारुल देवबंद के मुहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने ये कहा कि हमें एक लाहिए अमल तैयार करना होगा और उस पर बात करनी होगी किस तरीके से इस सर्वे में क्या होगा। उसको लेकर उन्होंने 24 सितंबर को एक इजलास के बारे में बताया कि वो इजलास होगा और उसमें ये सारी चीज़ें बात की जाएगी। जहाँ तक ये खबर आ रही है कि इस इजलास में सैकड़ों मदारिस के उलमा शामिल होंगे और हर कोई अपनी तजवीज़ पेश करेंगे किस तरीके से आगे के लिए हम लाहिए अमल तैयार कर सकते हैं। मुमकिन है कि उस वक्त तक, जब तक ये इजलास हो, उस वक्त गवर्नमेंट का जो मंसूबा है, जो उनका मंशा है, वो भी साफ़ हो जाए। वो क्या करना चाह रही है उसके हिसाब से और आसानी से ये लोग भी इधर मंसूबा तैयार कर सकते हैं। दारुल देवबंद के अलावा इस मामले को लेकर बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, इन सब ने बयान जारी करके गवर्नमेंट की गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई है। चलिए हम एक तरतीब से आपको बताते हैं किसने क्या कहा। पहले हम आपको बताते हैं कि बदरुद्दीन अजमल जो असम से है, उन्होंने असम की सरकार उसको लेकर क्या कहा। बदरुद्दीन अजमल साहब ने ये कहा कि 2024 में इलेक्शन को लेकर गवर्नमेंट मुसलमानों को डराकर उसका वोट हासिल करना चाह रही है और साथ ही उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो बुलडोज़र वाली कार्रवाई आप मदरसों पर कर रहे हैं इसको करना बंद करें। हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ है, उन्होंने भी अपना बयान जारी कर के कहा कि 12 घंटे पहले आप नोटिस देकर उन सब को मदरसे से बाहर कर देते हैं और 260 स्टूडेंट जिनको पड़ोसियों के साथ रहना पड़ता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स को ये भी कहा गया है कि आप कोर्ट में प्रूव कीजिए कि मदरसे को क्यों तोड़ा गया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वे होने वाले हैं उनको लेकर कि गवर्नमेंट का ये अपना मनमाना फैसला है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि सरकार जब उन मदरसों को कोई भी अनुदान नहीं देती है, कोई भी खर्च नहीं देती है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो उसका सर्वे क्यों। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि ये एक तरीके का छोटा NRC है जो किए जाने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे ये भी कहा कि जिन मदारिस को, जो बोर्ड की मदारिस है, जो मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट उन्हीं का ही सर्वे करवा सकती है, उसी मदरसे की जांच करवा सकती है। उनको ये हक नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसका जांच करे या उसका सर्वे करवाए। आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने का हक है। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने ये कहा, असम की सरकार वहाँ जिस तरीके से बुलडोज़र के ज़रिए से वहाँ के मदरसों को गिरा रही है, हज़ारों बच्चों को मदरसे से निकाल दिया, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आगे उन्होंने लिखा, सब याद रखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इसको बेहतर कर सकती थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2% ही स्टूडेंट जो है मदारिस में इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, वहाँ एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं। 98% स्टूडेंट जो है वो कहाँ है। अगर आप इतना ही ख्याल करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का, तो आप जो है उनके लिए एक अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कीजिए, उनको अच्छी तालीम की तरफ राग़िब करवाइए। वो नहीं करके उनको अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं और मदरसों को आजकल वो निशाने पे बनाए हुए हैं। ये मदरसे ही थे जिन्होंने भारत की आज़ादी का नारा दिया था। 1857 की जो जंग हुई थी, पहली जंग आज़ादी हुई थी, उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा उलमाओं को जो है कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वही मदरसे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फतवा जारी किया था कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल नेशन इन्फो हब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टीम NIH।